हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट. An instruction format defines the layout of the instruction. It consists of two parts, an opcode and operand code. अब यही चीज जो है वो आपने पहले भी देखी है कि हमारे पास इंस्ट्रक्शन के भी दो पार्ट्स है, तो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट के भी डेफिनेटली उसी तरह से दो पार्ट्स हैं. Opcode is the group of bits that defines various processor operations such as load, store, add, shift. अब ये चीजें ऐसी हैं जो आपको समझ में आ जानी चाहिए. ये थोड़े से ऑपरेशन है जो असेंबली लैंग्वेज की फॉर्मेट के तौर पे उसके सिंटेक्स में मैंने आप लोगों को बता दिए हैं. और यहाँ पर देखें कि ये वाला पार्ट जो है किसी ऑपरेशन कोड को, किसी ऑप कोड को रिप्रेजेंट कर रहा है. जैसे यहाँ बताया गया 10010 स्पेसिफाइज द कोड फॉर ऐड ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड ऑन द ऑपरेंड एट द एड्रेस स्पेसिफाइड बाय एट द ऑपरेंड पार्ट. तो ऑपरेंड पार्ट में जो हम अभी तक लिख रहे थे ना, जैसे ऐड A, B लिख रहे थे, देखिए वो यहाँ पर जब कोड की फॉर्म में आया तो वो ये बाइनरी कोड की फॉर्म में हमारे पास आ रहा है. इसी तरह शिफ्ट ऑपरेशन है वो भी इसी तरह कोड की फॉर्म में आएगा. ऐड ऑपरेशन है वो भी कोड के फॉर्म में आएगा. तो ऑपरेंड कैन बी डाटा, कैन बी रेफर टू द डाटा, एड्रेस ऑफ द टेबल, डाटा कुछ भी हो सकता है. ऑपरेंड में आपको पता है ना, डाटा डायरेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट दो नंबर भी आप उसको वैल्यूज दे सकते हैं. सम कॉमन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स आर डिस्कस्ड एज बिलो. अब हमारे पास इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कौन कौन से हो सकते हैं. कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं जिसके आगे कोई भी डाटा, कोई ऑपरेंड ना हो. क्या ऐसा हो सकता है कि हम कोई टास्क परफॉर्म करें और आगे कोई ऑपरेंड ही ना हो सकता है. अगर स्टार्ट इंस्ट्रक्शन है तो बस हमने स्टार्ट बताना है. इट मींस हम किसको स्टार्ट करना है ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उस प्रोग्राम के स्टार्ट होने की बात कर रहे हैं. स्टॉप ऑपरेशन है, हम उस प्रोग्राम को स्टॉप कर रहे हैं, आगे हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं असाइन करने की जरूरत. इनको हम कहते हैं जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन. इसके फॉर्मेट में सिर्फ ऑप कोड होता है, इसमें ऑपरेंड्स की जरूरत ही नहीं होती है. जैसे इसकी एग्जांपल है स्टार्ट, स्टॉप, हाल्ट, इस तरह की इंस्ट्रक्शंस आपके पास हो सकती है. हाल्ट क्या होगा, टेम्परेरीली पॉज कर देगा, टेम्परेरीली उसको स्टॉप कर देगा. फिर उसके बाद हो सकती है जिसमें एक ऑपरेंड मौजूद हो. एक ऑपरेंड में आपने कहा जैसे कि एक जगह पर आपके पास लोड की इंस्ट्रक्शन आपने दे दी, आपने कहा कि लोड, और उसके बाद आगे वो वाली आपने वैल्यू जो है वो असाइन कर दी कि मुझे कौन सी जगह से कौन सी वैल्यू जो है वो लोड करके यहाँ पर लेकर आनी है. वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट रिक्वायर्स वन ऑपकोड एंड वन ऑपरेंड. एग्जाम्पल ऑफ दिस एड्रेस इंस्ट्रक्शन इज LDA. ये आपके पास है लोड एक्यूमुलेटर. ठीक है, अब लोड कहाँ करना है ये तो आपको पता ही है, और मैं बहुत डिटेल से आपको ब्लॉक डायग्राम में बताकर आई हूँ कि लोड का मतलब क्या है, कि डाटा मेमोरी से CPU में आ रहा है. अब मेमोरी की लोकेशन जो है वो एड्रेस बस पे आपने स्पेसिफाई की हुई है. इसी तरह आप जंप इंस्ट्रक्शन है तो जंप में भी एक ऑपरेंड है. जंप के बाद आप लाइन नंबर या उस इंस्ट्रक्शन का सीक्वेंस या उसका एड्रेस बता देंगे कि फला लाइन नंबर पे जंप करो. तो ये हमारे पास वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन है. तीसरी टाइप हमारे पास बहुत कॉमन है, जिससे आप बहुत फेमिलियर हैं, जिसमें दो ऑपरेंड होते हैं और एक ऑपरेशन परफॉर्म करता है. इस पे मल की स्टेटमेंट मल्टीप्लिकेशन के लिए हो सकती है, सब की सब्ट्रैक्शन के लिए हो सकती है, एडिशन के लिए ऐड की हो सकती है, मूव के इंस्ट्रक्शन हो सकती है. उसमें दोनों लोकेशन बतानी है आपने, सोर्स भी बताना है, डेस्टिनेशन भी बतानी है. तो ये आपके पास, इसको हम काफी डिस्कस कर चुके हैं. इसके टू ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन को तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की हमें जरूरत भी नहीं है. उसके बाद हमारा टॉपिक है इंस्ट्रक्शन साइकिल. ये भी आपको शुरू में आपने ये एक लाइन पढ़ी है कि CPU ये टास्क परफॉर्म कैसे करता है, एग्जीक्यूशन का, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का, कि पहले वो उसको फेच करता है, फिर वो डीकोड होती है इंस्ट्रक्शन, फिर वो एग्जीक्यूट होती है, और उसके बाद फिर जो है वो स्टोरेज जो है वो ऑप्शनल है कि उसकी स्टोरेज की जरूरत यहाँ है या नहीं है. तो इस तरह इंस्ट्रक्शन साइकिल में हमारे पास जो है मतलब जितनी भी इंस्ट्रक्शन है, ये ऐड, मूव, ऊपर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस आपने देखी हैं, और हमने रजिस्टर्स भी पढ़े हैं पीछे, तो उन सब में क्या हो रहा है, बेसिकली जब CPU के अंदर आके उन्होंने एग्जीक्यूट होना है तो उन्होंने ये पूरा साइकिल कंप्लीट करना है. इट इज द प्रोसेस बाय विच द कंप्यूटर रिट्रीव्स एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम इट्स मेमोरी. मेमोरी लोकेशन से वो इंस्ट्रक्शन को लेता है, उसके एक्शन को डिटरमिन करता है कि इस इंस्ट्रक्शन के बेस पर मुझे कौन से एक्शन परफॉर्म करने हैं, यानी एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है. अब देखिए कि अभी में जब भी हम इंस्ट्रक्शन की एग्जांपल लेते हैं, हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर लेट्स से कि डाटा लोड करना है, मेमोरी से आप वीडियो प्ले कर रहे हैं, तो डाटा लोड होकर आ रहा है फ्रेम बाय फ्रेम.
तो वहां पर भी थोड़ी सी जो है वो डिसीजन मेकिंग होगी कि कितने फ्रेम एक वक्त में मेमोरी में लेकर आने हैं, सीपीयू ने कितने फ्रेम्स जो है वो उनको एट ए टाइम एग्जीक्यूट करना है और कहाँ कहाँ किस लोकेशन से उठाना है, किस तरह से एग्जीक्यूट करना है। तो वो इंस्ट्रक्शन उसकी भी एक इसी तरह से इंस्ट्रक्शन होगी, बिल्कुल लो लेवल लैंग्वेज की तरह। तो वो इंस्ट्रक्शन जो है वो फेच होगी पहले, फिर उस इंस्ट्रक्शन को जो है वो डी कोड किया जाएगा। ये रजिस्टर्स में हमने ये देखा था कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन आती है और उसके बाद इंस्ट्रक्शन डिकोडर जो है वो उसको डी कोड करता है। तो ये फेच ऑपरेशन यहाँ भी एक्सप्लेन किया गया है। इट इन दिस ऑपरेशन द कंट्रोल यूनिट फेचेस द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेन मेमोरी बाय सेंडिंग द एड्रेस थ्रू द एड्रेस बस एंड अ रीड कमांड थ्रू द कंट्रोल बस। अब देखें तीनों बसेस पे क्या जा रहा है। एड्रेस बस पे जहां से इंस्ट्रक्शन फेच होनी है उसका एड्रेस जा रहा है और कंट्रोल बस पे उसकी कमांड जा रही है कि इसको रीड करना है या राइट करना है। द फेच ऑपरेशन प्लेसेस द इंस्ट्रक्शन इनटू द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ जाती है, ये भी जैसे मैंने आपको बताया, और उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन डिकोडर इसको डिकोड करता है। In this step, the instruction decoder decodes the instruction to determine what the instruction intend to do. तो execute, फिर उसके बाद execute ऑपरेशन होता है। Once the instruction that has been decoded, it can be executed. पहले decode होगी तो execute होगी। In this operation, the timing and control logic circuitry in the control unit generates signals needed to execute the instruction. अब यहाँ पर कंट्रोल यूनिट ने अपने सिग्नल्स देने हैं तो उसकी हेल्प से इन इंस्ट्रक्शंस ने एग्जीक्यूट होना है। द इंस्ट्रक्शन मे परफॉर्म अरिथमेटिक, मेक अ डिसीजन, सिंपली मूव डाटा फ्रॉम वन मेमोरी लोकेशन टू अनदर। ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं कि बाय द इनसाइड सीपीयू आपके पास फिर ये इंस्ट्रक्शन जो है वो किस तरह से अकर होगी, किस तरह एग्जीक्यूट होगी। वो अरिथमेटिक ऑपरेशन हो सकता है, वो लॉजिकल ऑपरेशन हो सकता है, वो डाटा को मूव करना हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह। अब ये हमारे पास जो डिफरेंट ये आर्किटेक्चर है दो आपने स्टडी करने हैं, सिस्क और रिस्क। रिस्क स्टैंड्स फॉर रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स और सिस्क जो है वो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स हैं। ये बेसिकली आप कहेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर के दो आर्किटेक्चर हैं। या आपका जो प्रोसेसर हम इनसाइड द सीपीयू जो है बेसिकली सारी की सारी चीजें स्टडी कर रहे हैं। तो सिस्क में आपके पास इसके नाम से ही जाहिर है कि ये कॉम्प्लेक्स आपके पास आर्किटेक्चर है। इट इज ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर ऑफ सीपीयू दैट सपोर्ट लार्ज वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो इसमें चूंकि ये रिड्यूस्ड नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें ज्यादा इंस्ट्रक्शंस हैं और these instructions may have different length and use all addressing modes and require complex circuitry to decode them. तो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट है, ये सारे एड्रेसिंग मोड्स यानी डायरेक्ट एड्रेसिंग भी करेगा, रैंडम वो सीक्वेंशियल एड्रेसिंग भी करेगा और उसके अलावा तमाम कॉम्प्लेक्स किस्म की सर्किटरी चाहिए होगी इस आर्किटेक्चर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। क्यों ये कॉम्प्लेक्स है? इट इज कॉम्प्लेक्स बिकॉज ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज्ड एट द हार्डवेयर लेवल। एग्जांपल जो है वो आपके पास उसमें ये 486 सीरीज और पेंटियम सीरीज, बेसिकली ये सीरीज आपके पास है कंप्यूटर्स की जो यूजुअली हम यूज करते हैं। जो हमारे पास थोड़े से पुराने कंप्यूटर्स हैं, जैसे हमारे पास कंप्यूटर लैब में भी पेंटियम सीरीज के कंप्यूटर हैं, तो इन सब के अंदर जो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर है वो सिस्क है। आपने थ्योरेटिकली पढ़ना है, इसको प्रैक्टिकली हमने कुछ नहीं करना। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हर तरह की ये एड्रेसिंग मोड और हर तरह की जो है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म कर सकता है, इसलिए इसका जो हार्डवेयर सर्किटरी होगी वो भी कॉम्प्लेक्स होगी। और इसकी एग्जांपल हमारे पास इंटेल 486 सीरीज के माइक्रो प्रोसेसर्स हैं। रिस्क में हमारे पास रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट्स है, तो ये न्यू आर्किटेक्चर है। इट सपोर्ट्स सेम साइज ऑफ इंस्ट्रक्शंस and it does not use indirect addressing mode. ये सिर्फ direct addressing mode use करेगा reduced instruction set वाला। The instruction of a CPU that uses RISC architecture is very simple and are executed very fast. तो RISC जो है इसका जो प्रोसेसर होगा इस आर्किटेक्चर को फॉलो करते हुए जो मैन्युफैक्चरर ने माइक्रो प्रोसेसर या CPU बनाया होगा वो फास्ट भी होगा और उसके अलावा जो है उसकी जो इंस्ट्रक्शन का तरीका, वो एग्जीक्यूशन का मेथड है सारा, वो भी सिंपल होगा। सीपीयू रिक्वायर फ्यूअर ट्रांजिस्टर्स चाहिए। हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी कम्प्लेक्सिटी कम कैसे होगी, इसको कम ट्रांजिस्टर्स चाहिए और जिसकी वजह से इसकी प्राइस भी कम होगी। और रिस्क प्रोसेसर जो है वो हमारे पास उसकी एग्जांपल IBM पावर पीसी है, सन स्पार्क है और मोबाइल फोन और टैबलेट्स के अंदर जो है वो रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट या रिस्क वाले आर्किटेक्चर को फॉलो किया जाता है।
ये सन स्पार्क जो है ये कंप्यूटर्स आपको यहाँ पर कम ही नजर आएंगे, कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में यहाँ मौजूद होते हैं, लेकिन एटलीस्ट हमारे पास ऐसा कोई कंप्यूटर नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूं कि ये वाला हमारे पास रिस्क आर्किटेक्चर का सीपीयू है। इंटरनेट पे दिखाया जा सकता है। दोनों में कुछ डिफरेंसेस है जो हमने देख लिया है। इंस्ट्रक्शंस यूटिलाइज मोर साइकिल्स एंड रिस्क कम्प्लेक्स में आप देखें कि उसके इंस्ट्रक्शंस का जो है वो उस अब साइकिल से क्या मुराद है। ये जो आपने फेच डीकोड एग्जीक्यूट पढ़ा ये एक साइकिल है, तो जो सिस्क होगा कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट का सीपीयू होगा उसको ज्यादा इंस्ट्रक्शन साइकिल चाहिए होंगे एक ही ऑपरेशन जो है उसको परफॉर्म करने के लिए। उसी ऑपरेशन के लिए रिस्क को कम सीपीयू साइकिल चाहिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक ऐड का ऑपरेशन है, ये इसको रियलिटी में आपने नहीं लेना, ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ कि ऐड का जो है वो ऑपरेशन है, अगर कोई एक कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट वाला प्रोसेसर उसको 5 सीपीयू साइकिल में एग्जीक्यूट करता है तो इट मींस कि वो एक दफा फेच करेगा, डिकोड करेगा एक पार्ट को और उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरी दफा फेच डिकोड और एग्जीक्यूट करेगा, तीसरी दफा, चौथी दफा और पांचवी दफा। तो उसने 5 साइकिल्स लिए हैं, लेकिन रिस्क जो है सीपीयू हो सकता है वो एक ही इंस्ट्रक्शन साइकिल में वो एड ऑपरेशन परफॉर्म करते। तो ये मैंने आपको सीपीयू साइकिल का डिफरेंस बताया है। सिस्क की कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस होती हैं और उसी तरह सिस्क के पास कम इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी एज कंपेयर टू रिस्क। रिस्क में चूंकि हमारे पास रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट है तो फिर उसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस भी हम उसमें ज्यादा ऐड कर सकते हैं। जो कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट है इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्लोअर है एज कंपेयर टू रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट, और कंप्यूटर्स जो हैं वो ज्यादातर कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट ही यूज करते हैं, जबकि जो स्मार्टफोन्स हैं वो रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट को यूज करते हैं। कंप्यूटर से हमने डेफिनेटली बहुत एक कंप्यूटर हमारे पास एक जनरल पर्पस मशीन है, ये डिपेंड करता है कि ये इसका यूजर कौन है। एक ही कंप्यूटर का एक कॉमन लेमैन यूजर होगा तो वो उसे सिर्फ ईमेल चेक करने के लिए या कोई इंटरनेट कन्वर्सेशन के लिए यूज कर सकता है, लेकिन उसी मशीन को यूज करने वाला अगर एक कोई कंप्यूटर एक्सपर्ट है तो वो उसके पास वो उसी कंप्यूटर को अपना एक क्लाइंट बना सकता है, एक वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकता है, उसको एक सर्वर बना सकता है डिफरेंट लोगों को कोई सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो इसलिए कंप्यूटर्स जो हमारे लैपटॉप्स कह लें या ये जो हमारे पास मेन जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं उनमें इसलिए कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट फॉलो किया जाता है। अब आपने थोड़ा सा इंडस्ट्री में जो आपके पास डिफरेंट माइक्रो प्रोसेसर्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनके बारे में थोड़ा सा उनकी स्पीड देखेंगे, उनके नाम, उनकी थोड़ी सी टाइप्स देख लेंगे। इंटेल और एएमडी का सिर्फ कंपैरिजन है, इसके अलावा भी बहुत सी कंपनीज हमारे पास मौजूद हैं जो प्रोसेसर यानी सीपीयू यानी माइक्रो प्रोसेसर बनाती हैं, लेकिन ये दो कंपनीज काफी पॉपुलर हैं यहाँ पर। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के लिए भी ये माइक्रो प्रोसेसर बनाती हैं, लैपटॉप्स पर भी बनाती हैं। हर स्टूडेंट जो लैपटॉप यूज करता है वो देखेंगे यकीनन उनके लैपटॉप पे राइट साइड पे एक स्टिकर लगा होगा, अमूमन उस पे इंटेल कोर i7 9 वट एवर जो भी आपके पास जिस तरह का सीपीयू है और जो उसकी जनरेशन है वो लिखी होगी। और अगर पुराना कंप्यूटर है, बहुत पुराना है, तो उस पे कोर टू ड्यू या ड्यूल कोर इस टाइप की चीज भी लिखी हो सकती है। Each type of processor has different functionality, but similarities do exist among the various types. Both Intel and AMD make processors for variety of systems. तो उसमें आपके पास कोर है, कोर पेंटियम है, सेलेरॉन है, इंटेल सेलेरॉन होता है आपके पास, ये फैमिलीज हैं प्रोसेसर की इंटेल की। और इसी तरह से इंटेल की वाइल, फेनम, एथलॉन एंड सेम्प्रॉन प्रोसेसर जो हैं ये एएमडी के हैं। और आपने भी सुना होगा कि आपने ज्यादातर आपने इंटेल पेंटियम और सेलेरॉन और इस टाइप के नाम ज्यादा सुने होंगे, लेकिन एएमडी प्रोसेसर भी है, यूज होता है, काफी कॉमन है। एएमडी को के हम ज्यादा डिटेल वर्जन में नहीं जाते तो उसको कॉमनली एएमडी ही बोलते हैं जब मार्केट में आप परचेज करते हैं। इंटेल में आपके पास इंटेल अगर पेंटियम 4 की बात की जाए, हम इनको इनके डिफरेंट नाम क्यों रखे जाते हैं? इनके नाम रखे जाते हैं इनके स्पेसिफिकेशंस पे। इनकी स्पेसिफिकेशन क्या है, इसकी क्लॉक स्पीड क्या है, बस विड्थ क्या है, कैशे इसके अंदर कितनी है और इसका आर्किटेक्चर कौन सा है। तो अगर सिर्फ हम पेंटियम 4 की बात करें तो आपके पास
20 स्टेप्स एग्जीक्यूशन प्रोसेस है, यानी उसको जो आप कह लें कि एक एग्जीक्यूशन के लिए 20 उसके साइकिल्स जो है वो चलेंगे। दे हैव हाई क्लॉक स्पीड एंड परफॉर्म फ्यूअर ऑपरेशंस पर क्लॉक। क्लॉक स्पीड जो है वो पर क्लॉक टिक इसकी स्पीड जो है वो कम है। ये फ्यूअर जो है वो इतनी भी कम नहीं है जिससे आप कहें कि आप कॉमन आप इंस्ट्रक्शन के साथ कंपेयर कर सके। ये कम से कम भी मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज पे होती है, ठीक है। पेंटियम प्रोसेसर जनरली यूज 478 पिन सॉकेट। ये जो स्टूडेंट्स बिल्कुल शुरू में आए थे उन्होंने देखा होगा, मैंने उनको प्रोसेसर उतार के दिखाया था मदरबोर्ड से और उसकी पिन्स दिखाई थी। तो ये उन पिन्स की तादाद है, देखिए 478 पिन सॉकेट है अमूमन। और ये मैं उनको उसके ऊपर अटैच करके बोर्ड पे दिखाया था कि उसकी एक खास डायरेक्शन है, उससे आप वो पिन्स जो है वो जाके मदरबोर्ड के उस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर जाके अटैच हो जाती है और हम उसको क्लोज कर देते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा कि इनकी स्पीड जो है वो मेगाहर्ट्ज में होगी आपके पास। इसी तरह AMD का जो एथलॉन है, AMD एथलॉन पॉपुलर प्रोसेसर है हमारे पास जो यूज होता है। अब वो देखिए वो 10 स्टेप एग्जीक्यूशन प्रोसेस है। तो इंटेल से AMD जो है वो फास्ट हो गया, डबल हो गया उसकी स्पीड जो है। दीज प्रोसेसर जनरली यूज 462 पिन सॉकेट। तो अब आप ये देख सकते हैं कि आपका जो प्रोसेसर है उसकी बेस पे आपका मदरबोर्ड भी स्पेसिफिक होगा। अगर जिस मदरबोर्ड पे 478 पिन का सॉकेट है उस पे आप इंटेल का प्रोसेसर लगा सकते हैं। इस पे 462 पिन का सॉकेट है, उस पे आप AMD प्रोसेसर लगाएंगे। AMD processor do not use megahertz to specify processor speed. This is due to the instruction set handling that AMD used. कि AMD जिस तरीके से यूज करता है वो मेगाहर्ट्ज में अपने आप को नहीं, उसकी स्पीड को जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करता। टेबुलर फॉर्म में आप देखिए आपके लिए ज्यादा मीनिंगफुल होगा। अब देखिए कि इंटेल पेंटियम 4 ये उसका सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोसेसर उठाया गया है, पूरी कंपनी के सारे प्रोसेसर्स की बात नहीं हो रही है, ठीक है। और ये काफी पुराना प्रोसेसर है जिसकी बात हो रही है। अभी हमारे पास Core i7 एक तरह से मिनिमम कंप्यूटर्स हैं, 7th जनरेशन कह लें, ये जो कि यूज होते हैं हर दूसरे बंदे के पास मौजूद होता है। तो इसमें ये जिस प्रोसेसर की हम बात कर रहे हैं इसकी स्पीड 1.7 से लेकर 3 गीगाहर्ट्ज तक इसकी क्लॉक स्पीड हो सकती है। इसकी बस विड्थ जो है वो 32 भी हो सकती है, 64 बिट भी हो सकती है। जब परचेज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास कौन सा वाला है। कैशे इसकी 256 KB भी हो सकती है, 1 MB भी हो सकती है। तो इट मीन्स कि एक ही टाइप के प्रोसेसर में आपके पास स्पेसिफिकेशन फर्क भी हो सकती हैं और ये दोनों आर्किटेक्चर्स में मौजूद है, सिस्क में भी और रिस्क में भी। AMD एथलॉन जो है इसकी क्लॉक स्पीड 1.4 से 2.33 गीगाहर्ट्ज तक है और मिनिमम स्पीड इसकी थोड़ी से कम है, लेकिन मैक्सिमम भी इससे कम है क्लॉक स्पीड जो है। इसी तरह जो बस विड्थ है वो भी 32 से 64 बिट है। कैशे मेमोरी जो है 256 से लेकर 512 किलोबाइट तक है, यानी इसमें 1 MB नहीं आ रही AMD एथलॉन में। और इसका जो इंस्ट्रक्शन सेट है वो रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट यूज हो रहा है। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। हम इस लेक्चर को यहाँ स्टॉप कर देते हैं। एक्सरसाइज के लिए हम डिफरेंट लेक्चर जो है वो लेंगे जिसमें एक्सरसाइज और उसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो हम उनको करेंगे, निशान वगैरह लगा लेंगे कि क्या चीजें हमें आंसर करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।